हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज जो हम देख रहे हैं, टेस्ट नंबर 1 की पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले हम 1 to 20 नंबर तक क्वेश्चन देख चुके हैं। इसमें 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और यदि आप न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा वैसे दोस्तों एवं भाई बहनों में जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं। इस चैनल में आपको प्रीवियस ईयर प्री प्लस मेंस की वीडियो, एनसीईआरटी की वीडियो, टॉपर्स कॉपीज की वीडियो मिलेगा जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। और ये जो टेस्ट चल रहा है इसकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको टेस्ट नंबर 5 से टेस्ट नंबर 10 तक, दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 5 से 10 तक अपलोड है, वो मिल जाएगा आपको। और ये 1 से 4 टेस्ट नंबर 1 से 4 छोड़ा हुआ है जो कर रहे हैं। ये 1 कंप्लीट करने के बाद हम 11 ठीक है, टेस्ट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर टेस्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फिर आगे फिर 12 के बाद 13 ऐसे करते रहेंगे, मतलब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में उसके बाद विजन आईएएस का भी देखेंगे। तो इसमें जो है आपको विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस की बहुत सारे टेस्ट सीरीज, लगभग सभी टेस्ट सीरीज हो जाएगा, ठीक है। जो 28 मई को एग्जाम है इसकी यूपीएससी की, जो नोटिफिकेशन आ गया, अगर फॉर्म नहीं भरे हैं तो भर लीजिएगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस के लगभग सभी टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अस्पृश्यता जो हम लोग की संविधान में अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, नहीं, भारतीय संविधान में जो है अस्पृश्यता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। तो ये जो अनुच्छेद 17 क्या है, प्रकृति में निरपेक्ष है, यानी किसी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है, अस्पृश्यता नहीं करता है। तो ये सही है, ठीक है। इस प्रकार कौन सा सही है बोला जा रहा है, तो कथन 2 सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, केवल 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड देख लें। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 17 संविधान में दिए गए सभी अधिकारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यानी किसी भी रूप में अस्पृश्यता का आचरण करना गैर कानूनी है, अतः कथन 2 सही है। इस प्रकार कथन 2 क्या हो गया, सही है, ठीक है। निरपेक्ष प्रकृति क्या है, ठीक है, कथन 2। आगे बढ़े हम। अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। देख लीजिए, भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है और ना ही संसद द्वारा पारित किसी अधिनियम में, लेकिन मैसूर उच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में इसका अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि अनुच्छेद 17 की विषय वस्तु अपने शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थों में अछूत नहीं है, अछूत नहीं, बल्कि इसका अभ्यास देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुआ है। तो बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसलिए कथन 1 क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बाकी आपको पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, यहाँ भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। 22 निम्नलिखित कथनों में से कौन सी कथन के शेप्ड रिकवरी को बेहतर रूप से परिलक्षित करते हैं। यह तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर समय या परिणाम में रिकवरी होता है। तो ये सही है, ठीक। तो ये हम लोग का सही है। इसमें जो है के शेप में क्या होता है, के शेप में क्या होता है, जब मंदी होता है उसके बाद अर्थव्यवस्था में विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर समय या परिणाम में रिकवरी करते हैं, इसलिए ए नंबर इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़े हम, मतलब इसका बी नंबर देखें। या अत्याधिक आशावादी परिदृश्य होता है जिसमें अर्थव्यवस्था मंदी के बाद तेजी से वृद्धि करती है। मंदी के बाद तेजी से वृद्धि करती है, जेड शेप होता है। कौन सा शेप, जेड शेप होता है, ठीक है। 2 नंबर जेड शेप होता है, लेकिन यहाँ पे के शेप पूछा गया था, इसलिए ए नंबर सही हो गया। सी नंबर, यह एक ऐसी परिदृश्य है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट आने के बाद क्रमिक रूप से सामान्य स्तर तक वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास संघर्ष की स्थिति बने रहती है। तो देख सकते हैं, वृद्धि करने से पहले क्या होता है, कुछ समय के लिए जो होता है वृद्धि के आसपास, ठीक है, क्रमिक रूप से समान स्तर तक वृद्धि करने से पहले कुछ समय के लिए कम वृद्धि दर के आसपास रहता है। ये जो है यू शेप का है। कौन सा शेप, यू शेप का है। आगे बढ़ें, डी नंबर देखें। इसमें अर्थव्यवस्था कई वर्ष बीत जाने के बाद भी
जीडीपी के स्तर को पुनः प्राप्त करने में असफल रहते हैं। तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था जब कई वर्ष बीत जाने के बाद, बहुत वर्षों के बाद भी जो जीडीपी होता है उसको पुनः प्राप्त करने में असफल रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा शेप, एल शेप बोलते हैं, एल शेप। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो गया हम लोग का, के शेप के लिए, जिसमें मंदी के बाद क्या होता है, अर्थव्यवस्था विभिन्न हिस्सों में अलग अलग दर समय या परिणाम में रिकवरी करता है, ये के शेप होता है। तो इस प्रकार ए नंबर इसका सही हो गया। व्याख्या देखना चाहे तो हम व्याख्या देख सकते हैं इसकी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये जो है, ठीक है, के शेप रिकवरी तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था, तो ये जो चीज़ है वही जो मैं बोला वही चीज़ लिखा हुआ, आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ देखना चाहे तो, या फिर यहाँ पे भी स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, ये जेड शेप हो गया, यू शेप हो गया, एल शेप हो गया। ठीक है, आगे बढ़े हम 23। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। लेखक और पुस्तक, नेल्सन मंडेला। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये सही है। जो नेल्सन मंडेला जो पुस्तक लिखे थे वो क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम लिखे थे, तो ये क्या है, एक नंबर कथन सही हो गया। आंग सान सू की फ्रीडम फॉर फेयर, तो ये पुस्तक फ्रीडम फॉर फेयर को आंग सान सू इसने लिखा था, इसलिए ये भी सही है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज, ये भी सही है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखे थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन द ऑटोबायोग्राफी लिखे थे, तो ये भी सही है, सभी सही है। तो उपयुक्त में से कितने सही सम्मिलित है बोला गया है, तो डी, सभी के सभी। ठीक है, इसकी आप लोग व्याख्या यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, 23 डी नंबर यहाँ पे इसकी ये रहा, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या ये रहा। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कब लिखे थे, वर्ष 1909 में महात्मा गांधी ने स्वराज पुस्तक प्रकाशित किए थे, ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 23 देख चुके, 24 देखते हैं, 24 नंबर। और अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज एवं टॉपर्स कॉपी की वीडियो देखने के लिए, और साथ ही एनसीईआरटी वगैरह को भी देखने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जनहित याचिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनहित याचिका के संबंध में विचार करना है। जनहित याचिका की अवधारणा फ्रांसीसी न्यायशास्त्र से ली गई है। ये जो है फ्रांस से नहीं लिया गया है, अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है, अमेरिका के न्यायशास्त्र से लिया गया है, इसलिए कथन गलत हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभी तक जनहित याचिका शब्द को परिभाषित नहीं किया है, ये गलत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, जनहित याचिका शब्द को परिभाषित किया है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो गया, दोनों कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है बोल रहा है, कौन सा सही है बोल रहा है, तो दोनों कथन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, इसलिए इसमें जो डी होगा ना तो एक ना ही दो। ठीक है, गलत हो जाएगा। हम लोग इसकी व्याख्या देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, जनहित याचिका, ठीक है, PIL, तो ये बाकी ये लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, इसकी ये देख लीजिए, जनहित याचिका की अवधारणा को अमेरिका न्यायशास्त्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिकी न्यायशास्त्र से लिया गया है। यहाँ इसे पहले गैर प्रतिनिधित्व वाले समूह जैसे गरीब नस्लीय अल्पसंख्यक, असंगठित उपभोक्ता, नागरिक जो पर्यावरण के मुद्दों के बारे में चिंतित हैं आदि को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु निर्मित किया गया था, इसलिए कथन एक क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। जनहित याचिका का महत्व, इसका क्या क्या महत्व है यहाँ पे देख सकते हैं। जनहित याचिका का उद्देश्य कानूनी निवारण प्राप्त करने हेतु आम लोगों को न्यायालयों तक पहुंच प्रदान करना है। जनहित याचिका सामाजिक परिवर्तन और विधि के शासन को बनाए रखने तथा कानून एवं न्याय के बीच संतुलन को तीव्र करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। जनहित याचिका का मूल उद्देश्य गरीबों और समाज की मुख्य आय धारा से हुए लोगों के लिए सुलभ न्याय प्रदान करना है। मानव अधिकारों को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिन्हें अधिकारों से वंचित किया गया है। यह सभी के लिए न्याय की पहुंच का लोकतंत्रीकरण करता है। कोई भी नागरिक या संगठन जो सूक्ष्म है उन लोगों की ओर से याचिका दायर कर सकता है जिनके पास ऐसा करने का साधन है या नहीं है। तो ये देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है ये। ठीक है, लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से इसका उद्देश्य। यहाँ पे देख सकते हैं
भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका की परिभाषा। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या परिभाषा दिए हैं, देख सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को सार्वजनिक हित या सामान्य हित के प्रवर्तन हेतु न्यायालय में शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग के आर्थिक हित या कुछ हित होते हैं जिससे उनके कानूनी अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि परिभाषित नहीं किया गया बोला है, इसलिए कथन ये हम लोग का गलत हो गया। आगे बढ़े हम 24 देख चुके ना, 25 कहाँ चल गया, 25 ये रहा। अब हम 25 देखते हैं। तकनीकी वस्त्र का उपयोग किया जाता है। तकनीकी वस्त्र का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो बताना है हम लोग को, ठीक है। तो ये जो है मेडिटेक में किया जाता है, सही है। तकनीकी वस्त्र का उपयोग मेडिटेक में किया जाता है, मोबिलटेक में, ठीक है, मोबिलटेक में भी किया जाता है, आइकोटेक में भी किया जाता है, पैकटेक में भी किया जाता है, एग्रोटेक में इसमें भी किया जाता है, बिल्टेक में किया जाता है, यानी कि सभी में किया जाता है। तो सही उत्तर बोला है तो सभी 1 2 3 4 5 6, यानी कि डी नंबर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 डी हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या 25 का देखना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। 25 का डी व्याख्या तकनीकी वस्त्र, ठीक है। तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं। तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक वस्त्र होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सिविल इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि से हित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं। तो देख सकते हैं विभिन्न अनुप्रयोग में प्रयोग के आधार पर 12 तकनीकी वस्त्र क्षेत्र है। एग्रोटेक, मेडिटेक, बिल्टेक, मोबिलटेक, क्लोथेक, ओकोटेक, जियोटेक, पैकटेक, होमटेक, प्रोटेक, इंडुटेक और एस्पोर्टेक, ठीक है, एस्पोर्टेक। अतः विकल्प डी सही हो गया। तो इसमें जो दिया गया था सभी। राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन, राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन, तो ये राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन में क्या किया है, भारत में तकनीकी वस्त्रों के प्रयोग स्तर को बढ़ाने के लिए कपड़ा मंत्रालय ने वर्ष 2020 से 2024 की अवधि के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया है। तो 2020 से 2024 के लिए, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा ये क्या क्या है। इसका जो लक्ष्य देख लें, लक्ष्य इसके घरेलू बाजार का आकार को वर्ष 2024 तक 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है। इसके 4 घटक है। प्रथम घटक, इसके तहत 1000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुसंधान, विकास एवं नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और द्वितीय घटक, तकनीक वस्त्रों के लिए बाजार को प्रोत्साहन और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तृतीय घटक, इसमें निर्यातक को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ठीक है। इसमें देख सकते हैं 2021-22 तक 14,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुँचाएगा। और बाकी इसके आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चतुर्थ घटक क्या था, इसके तहत शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो ये रहा। आगे बढ़े हम 26 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। मंत्रिमंडल तो कैबिनेट मंत्री, जो मंत्री परिषद होता है उसमें एक छोटा समूह जो होता है मंत्रिमंडल, ठीक है, जो कैबिनेट मंत्री के बराबर के होते हैं, सभी कैबिनेट मंत्री के बराबर होते हैं। तो ये क्या होता है, केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है, ठीक है, ये सही है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, सही है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि उसका अगर यदि बहुमत हासिल रहे हमेशा तो 5 साल का होता है, लेकिन बहुमत अगर कभी भी खो देता है अगर यदि प्रधानमंत्री, तो या तो उसको इस्तीफा देना पड़ता है या नहीं तो प्रधानमंत्री उसको ये कर देता है। तो ये क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के से ये क्या होता है, अपनी जो कार्यकाल पे टिका हुआ रहता है। तो इसका जो कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसलिए दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसकी तो आप लोगों को मालूम होगा, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 26 ये रहा। मंत्रिमंडल एक छोटा समूह होता है जिसमें 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं तथा यह मंत्रिपरिषद का ही भाग है। मंत्रिमंडल की भूमिका, यह हमारी राजनीतिक प्रशासनिक प्रणाली में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होता है।
यह केंद्र सरकार का प्रमुख नीति निर्माता है। यह केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होते हैं। अतः कथन एक सही है, तो देख लीजिए, ठीक है। यह केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख समन्वयक है। यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकारी निकाय के रूप में कार्य करता है और इसकी सलाह बाध्यकारी होती है। यह प्रमुख संकट प्रबंधक होने के कारण सभी आपातकालीन स्थितियों में से निपटता है। तो ये देख लीजिए इसका क्या क्या, ठीक है, भूमिका होता है मंत्रिमंडल का, वो हम लोग देख लेंगे। आगे देखें इसकी और भूमिका यहाँ पे आप लोग पढ़ लीजिएगा, 6, 7, 8, 9 ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। तो क्या होता है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत तो क्या करता है, अपने जो प्रधानमंत्री क्या होता है अपने कार्यकाल में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी उसको बर्खास्त कर सकते हैं, ठीक है। जब तक उसमें बहुमत है तब तक वो अपनी जो पद पे बना रहेगा। तो इस प्रकार कथन 2 भी सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम 26 देखे थे, 27 ये रहा हम लोग का 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय प्रणाली देश की एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करती है। तो संघीय प्रणाली जो देश होता है वो एकता और क्षेत्रीय विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। संघीय कारण क्या होता है, वो एकता को बनाए रखता है और क्षेत्र में के कारण वो क्या होता है, विविधता को बनाए रखते हैं। तो ये सही है। भारत में अर्धसंघीय सरकार है, ये सही है। भारत में अर्धसंघीय है क्योंकि ये जो केंद्र है, केंद्र में क्या है, अधिक शक्ति निहित है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अर्धसंघीय है। और इस प्रकार इसका दोनों सही है, ठीक है। 27 का हम देख सकते हैं, ये एक संघीय सरकार सरकार की एक प्रणाली है जो किसी देश के केंद्र सरकार और राज्य यानी कि क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है। संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की रक्षा करना और उसे बढ़ावा देने, साथ ही साथ क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना। अतः कथन 1 सही है। इस प्रकार कथन 1 क्या हो जा रहा है, सही हो रहा है। अर्धसंघवाद क्या होता है, देख सकते हैं। अर्धसंघीय सरकार शासन की एक प्रणाली है जो किसी देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को विभाजित करती है, लेकिन अर्धसंघीय सरकार में केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, अर्धसंघीय सरकार में केंद्र सरकार को जो है राज्य की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान किया है, जो कि भारत में भी किया गया है, ठीक है। ये बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, भारत में एक वास्तविक संघीय सरकार नहीं है, बल्कि यह एक संघीय सरकार की विशेषताओं और एकात्मक सरकार की विशेषताओं से युक्त है, जिसे अर्ध संघीय सरकार भी कहा जा सकता है। इसलिए कथन 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम देखें कितना, 27 ना, 28 देखते हैं। अगर यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। 28 नंबर क्या है, विशेष आहरण अधिकार SDR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सृजित विशेष आहरण अधिकार ब्याज आधारित अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है। तो ये सही है, ठीक है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित कोष है, तो ये सही है। SDR यानी कि विशेष आहरण अधिकार केवल अमेरिकी डॉलर, जापान येन और यूरो अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है। तो ये गलत हो जा रहा है। ये जो SDR अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, पाउंड और चाइनीज जो चाइना की, ठीक है, चाइनी की जो रुपीज है, बेनमीज, उससे भी आधारित है, उस पर भी आधारित है, इसलिए ये कथन गलत हो जा रहा है। तो कौन से सही है बोल रहा है, तो केवल और केवल एक, यानी कि A नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये 28 का अगर व्याख्या देखना चाहें तो ये रहा 28, ठीक है। 28 ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कथन 1 सही हो रहा है, क्यों हो रहा है वो वहीं पर से मालूम चल गया होगा, ठीक है। SDR अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, यूरो, पाउंड और चीन की मुद्रा रेनमिनबी जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की बास्केट पर आधारित है, इसलिए कथन 2 गलत हो जा रहा है, ठीक है। 28 तक देख चुके हम। आगे बढ़े हम 29, ये रहा 29 हम लोग का। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सूची विषय संघ सूची विदेशी मामले, ये सही है। संघ सूची में क्या है, विदेशी मामले, ठीक है। विदेशी मामले रहता है और संचार का रहता है, बैंकिंग भी रहता है, लेकिन राज्य सूची में यहाँ बैंकिंग दिया है, तो ये गलत हो गया। ये क्या होता है, संघ सूची में रहता है समवर्ती सूची विवाह का। तो विवाह जो होता है संवर्ती सूची में रहता है, ठीक है। समवर्ती सूची जो दोनों का होता है, राज्य और केंद्र दोनों सरकार इसकी जो नियम बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये सही है। तो बैंकिंग क्या हो, गलत हो गया, ये
किस में रहना चाहिए, संघ सूची में रहना चाहिए। उपयुक्त में से कितने सही सुमेलित है, तो 2 सही सुमेलित है, एक गलत हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, तो ये तो आप लोग देख लीजिएगा। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा को शामिल किया गया है। तो देख लीजिए, इसलिए क्या हो रहा है, हम लोग का कथन 2 जो है गलत हो रहा है। कथन 1 तो सही हो रहा है, लेकिन कथन 2 गलत हो जा रहा है। राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है। राज्य सूची में उल्लिखित विषयों से संबंधित कानून केवल राज्य सरकार ही बना सकती है। आगे बढ़े हम। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साझा हितों से संबंधित विषयों जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड, यूनियन, विवाह, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे विषयों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े हम। 30 नंबर देखें। सरकार के संसदीय स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार के संसदीय स्वरूप के विषय में, सरकार एक संसदीय स्वरूप, सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता को प्रतिबंध करता है, ये सही है। सरकार का जो संसदीय व्यवस्था होता है वो क्या करता है, निरंकुशता को प्रतिबंध करता है। अगर यदि कोई सरकार निरंकुश होते हैं तो उसका जो अपोजिशन होता है, विपक्षी दल होता है, वो उस पर यह करके उसके सरकार को गिरा सकता है संसदीय व्यवस्था में। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य होते हैं, सही है। विधायी और कार्यपालिका क्या होता है, एक दूसरे से विभाज्य होते हैं। जैसे संसद जो होता है वो क्या होता है, किसी मंत्री बनते हैं, जैसे शिक्षा मंत्री का या कृषि मंत्री बनते हैं तो क्या होता है, कार्यपालिका भी हो जाते हैं। इस प्रकार ये क्या है, अविभाज्य है, दोनों एक ही होते हैं। तो ये इसमें क्या है, दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा 30 की, ये रहा इसका व्याख्या। तो अगर देखना चाहे तो भारत का संविधान केंद्र और राज्य दोनों सरकार के संसदीय स्वरूप का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र संसदीय प्रणाली और 163 और 164 राज्यों से संबंधित है। ये बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। निरंकुशता पर रोक लगता है, देख लीजिए, इसमें उत्तरदायी सरकार होता है, निरंकुशता पर रोक और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। सरकार के संसदीय स्वरूप के दोष, इसका दोष क्या है वो भी यहाँ देख लीजिए, अस्थिर सरकार होता है, यानी कि स्थिर सरकार नहीं रहता है, कभी भी गिर सकता है। ठीक है, नीतियों की निरंतरता का अभाव, नीति क्या होता है, निरंतरता नहीं रहता है। अलग अलग सरकार, अलग अलग दल की पार्टी की सरकार बनने से उसका जो नीति है वो बदलते रहता है। शक्तियों के पृथक्करण के विरोध। तो आगे हम लोग देखें यहाँ पे 31। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व आर्थिक मंच के संदर्भ में, विश्व आर्थिक मंच पेरिस में स्थित एक फ्रेंच गैर लाभकारी संस्थान है। तो ये जो है पेरिस में नहीं है, ठीक है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसलिए गलत हो जा रहा है। ठीक है, कहाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है, इसलिए गलत हो जा रहा है। इसकी वर्ष 2022 की वार्षिक बैठक की थीम वर्किंग टूगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट थी। तो ये जो कथन है वो सही है। इसकी वर्ष 2022 में वार्षिक बैठक की थीम वर्किंग टूगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट थी, तो ये सही है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित करता है। तो 2 और 3 सही है, कौन सा सही नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सही नहीं है, इसलिए केवल 1। ठीक है, केवल 1 इसकी आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नंबर। अगर 31 का देखना चाहें हम तो देख सकते हैं, ये रहा व्याख्या। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है, 1971 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया था, इसलिए फर्स्ट नंबर गलत हो गया। ठीक है, और इसकी वर्ष 2022 की जो थीम थी वो क्या था, वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट विषय के तहत आयोजित की गई थी। और इसका जो मुख्य प्रमुख, ठीक है, WEF द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट और कर्नेल यूनिवर्सिटी के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, तो ये यहाँ पे दिया हुआ था हम लोग का स्पन में। ठीक है, और इसकी और भी है यहाँ पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इधर चल गया, और इसकी जो हम लोग पहले देख चुके होंगे शायद। ठीक है, तो आगे बढ़े हम 31 देखें। ठीक है, 32 देखते हैं आप। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
संविधान की 7वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। हम लोग को जो 22 भाषा है उस संविधान की 7वीं अनुसूची ने संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ठीक है, इसलिए यह कथन गलत हो जा रहा है। 8वीं अनुसूची में हम लोग भारत की जो है 22 भाषाएं शामिल है। 21वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई। ये गलत है। 21वीं संशोधन तो सही है, लेकिन 1967 में सिंधी भाषा को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, इसलिए ये भी गलत है। भारतीय संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक अधिकारित भाषा से संबंधित है। ये सही है। भारतीय संविधान का जो भाग 17 है उसमें अनुच्छेद 343 यानी कि 343 से लेकर 351 तक आधिकारिक भाषा से संबंधित है, तो ये हम लोग का सही है, ठीक है। उपयुक्त में से कौन सी सही नहीं है, तो केवल कौन से सही नहीं है बोल रहा है, 3 सही है तो 1 और 2 जो है सही नहीं है, तो इसलिए डी नंबर हो जाएगा। क्या है, 1 और 2 इसका सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची होना चाहिए और यहाँ पे 1992 की जगह 1967 होना चाहिए, तो 1 और 2 क्या है, गलत है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ इसका व्याख्या। आगे बढ़े हम 33। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। या भारतीय नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करने से प्रतिबंधित करता है, ये सही है। अनुच्छेद 18 जो है भारत के किसी भी नागरिक को विदेश से, ठीक है, विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करना प्रतिबंध है, सिवाय जब राष्ट्रपति से परमिशन लेके कोई उपाधि ले सकता है, नहीं तो उपाधि लेना माना है। विजेताओं के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में पद्म पुरस्कार प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्मश्री, ठीक है, पद्म विभूषण, ये सब क्या है, किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे इसको नहीं लगाया जा सकता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। इसकी व्याख्या अगर देखना चाहिए आप तो देख सकते हैं कितना है, 33 का ना, 33 ये रहा, ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है, क्या करता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। आप देख सकते हैं भारत के नागरिक को किसी भी विदेशी राज्य से किसी भी उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है, कथन 1 सही है, ठीक है। आगे देखें हम, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा इसकी, ये सारा आप लोग देख लीजिएगा PDF से, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फैसला सुनाया, उन्हें पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, तो इसलिए क्या है, कथन 2 सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम, 33 हो गया ना, 34 देखते हैं हम, 33, 35 ये रहा 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, ये सही है। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, तो ये सही है। सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स साम्राज्य किसी ड्रग या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख है, तो ये भी सही है। सक्रिय फार्मास्यूटिकल्स साम्राज्य क्या है, किसी ड्रग्स या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख है, तो दोनों कथन सही है इसने। अच्छा, और एक कथन यहाँ पे दिया है, सक्रिय फार्मास्यूटिकल साम्राज्य किसी ड्रग्स या दवा के निर्माण के लिए प्रमुख है। अच्छा, 2 ही कथन है, यहाँ फिर से उसी को देख रहे हैं, तो दोनों सही है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो इसकी व्याख्या अगर देखना चाहें 34, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय दवा उद्योग, यहाँ देख सकते हैं भारतीय दवा उद्योग, भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है और मूल्य के आधार पर यह विश्व का 14वां सबसे बड़ा उद्योग है, तो मात्रा के आधार पर तीसरा और मूल्य के आधार पर कितना, 14वां, 14th सबसे बड़ा उद्योग है, इसलिए कथन 1 क्या हो रहा है, सही हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं लगभग 3000 दवा कंपनियां और 10,500 विनिर्माण इकाइयों के साथ इसका मजबूत नेटवर्क है। वर्ष 2019 में वैश्विक निर्यात के साथ घरेलू स्तर पर इसका टर्नओवर 1.4 लाख करोड़ रुपया था। सक्रिय दवा साम्राज्य क्या क्या है ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, कथन 2 यहाँ पे सही हो रहा है। बल्क ड्रग या सक्रिय फार्मास्यूटिकल साम्राज्य, ठीक है, किसी ड्रग्स या दवा का प्रमुख घटक होता है, तो ये सारा आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इसका क्या क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में आयात होने वाली कुल दवाओं की मूलभूत
सामग्री का 70% चीन से आयात किया जाता है। देख लीजिए 70% कहाँ से आयात किया जाता है, चीन से आयात किया जाता है। तो इसकी जो व्याख्या पढ़ना बहुत जरूरी है, व्याख्या से भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है, इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, व्याख्या अवश्य पढ़ा कीजिएगा, ठीक है, PDF से। और PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़े हम 35, ये रहा 35। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण कहाँ किया गया है, नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अनुच्छेद 21A के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 से अनुच्छेद 21A जो जोड़ा गया है मूल अधिकार में, इसमें क्या होता है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को क्या है, निःशुल्क शिक्षा देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कथन 1, अनुच्छेद 21 से वर्ष 2002 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। ये गलत है, क्योंकि ये जो है 2002 में जोड़ा गया है, लेकिन 86 कितना 86, ठीक है, 86 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, इसलिए ये गलत हो रहा है। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे, ये सही है, इसलिए इसमें से क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। आगे बढ़े हम, 36 था, 37 की ओर बढ़ते हैं। थर्टी 35 तो देख लीजिए नर्मदा नदी पर, ठीक है, कहाँ पे, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुरुत्वीय बांध है। इसके अंतर्गत सिंचाई और जल विद्युत के लिए बहुउद्देशीय बांध शामिल है, इसलिए विकल्प ऐसे ही हो रहा है। 36, ये रहा 36। अनुच्छेद 21A में घोषणा की गई कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 2002 में 86वें संविधान संशोधन था। तो आगे बढ़े हम, 37 देखते हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। काजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उपयुक्त में से कौन सा मध्य एशियाई देश है, मध्य एशियाई देश। तो ये देख लीजिए, ये जो अफगानिस्तान है, क्या अफगानिस्तान दक्षिण में है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा, बाकी सभी क्या है, मध्य एशिया में स्थित है। तो 4 को छोड़ के 1 2 3 5 6, 1 2 3 1 2 3 5 6, यानी कि इसका सही आंसर C नंबर हो जाएगा। कौन सा, C नंबर, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा मैप से, यहाँ पे ये मैप है, लेकिन यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं देगा। अगर इसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छा से दिखाई नहीं देगा, गूगल से देख सकते हैं, ठीक है, या तो मैप है तो मैप से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान जैसे देश हैं। तो ये दक्षिण एशिया में है, जो अफगानिस्तान है वो कहाँ है, दक्षिण एशिया में है, ठीक है। और बाकी जो है वो कहाँ पे है, हम लोग का मध्य एशिया में है। तो इस प्रकार इसका सही ये हो गया। यहाँ से देख सकते हैं मध्य एशिया में स्थित देश ये सारा है, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसकी मैप में एक बार देख लीजिएगा अच्छी प्रकार से। 38 देखें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। दल और स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो 1800 कितना में हुआ था, 1885 में हुआ था, इसलिए गलत हो जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी 1885 में नहीं हुआ था, इसलिए ये भी गलत हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी 1980, ये सही है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका 1964 में, तो ये भी सही है, 1964 में इसकी स्थापना हुआ था। तो इसमें 2 युग्म क्या हो रहा है, सही हो रहा है। कितना युग्म सही हो रहा है, 2 युग्म, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कितना नंबर था ये, 38। अगर व्याख्या देखना चाहें 38, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 1885 में हुआ था। आगे बढ़े, वर्ष 1984 में काशीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था। कितना में, 1982 में। फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्ष 1980 में क्या होता है, जनता पार्टी का स्थापना हुआ था, इसलिए सही है। फिर वर्ष 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, इसलिए ये भी सही है, ठीक है। आगे बढ़े हम 39, ठीक है, 38 तक देख चुके हैं हम। मंडल आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंडल आयोग भारत में पहला और एकमात्र आयोग है। मंडल आयोग क्या है, एकमात्र आयोग नहीं है जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि मंडल आयोग
क्या है, एकमात्र आयोग नहीं है जो पिछड़े समुदाय यानी कि ओबीसी के आरक्षण की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किए थे। ये भी गलत है, क्योंकि इसकी जो सिफारिश, जो रिपोर्ट आने से पहले क्या हुआ था, जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई थी, इसलिए इन्होंने इसको लागू नहीं किया था। तो दोनों कथन गलत है। तो इसमें कौन से सही है पूछा गया था, तो कोई भी नहीं, ना तो एक ना ही दो। ठीक है। 39 अगर व्याख्या देखना चाहें तो 39 का देख सकते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 का पालन करते हुए दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर के अध्यक्षता में, ठीक है, जो है 1953 को राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया था। इसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1955 या कालेकर, ठीक है, कालेकर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसलिए कथन एक क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। बाकी यहाँ पे और डिटेल ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसकी देख लीजिए। दूसरा अगर देखें हम तो यहाँ देख सकते हैं, वर्ष 1980 की आयोग की आपने सिफारिश दी, तब तक जनता सरकार जा चुकी थी। तो जनता सरकार जा चुकी थी। पीबी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के अंतर्गत आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था। तो किसके, पीबी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा आयोग द्वारा इसको लागू किया गया था। तो इस प्रकार ये दोनों गलत हो गया। ठीक है, इसलिए डी इसका सही आंसर। आगे देखें 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जलमग्न गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए फिनलैंड से रूस तक विस्तारित है। तो रूस से फिर जर्मन तक विस्तारित है, इसलिए क्या होता है, गलत। ठीक है, जर्मनी तक भी इसका विस्तार है, तो यहाँ पे दिया नहीं, इसलिए गलत हो जा रहा है। बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन, तो बाल्टिक सागर के पश्चिम में स्वीडन है, ये सही है। जबकि उत्तर पूर्व सीमा पर फिनलैंड है, ये भी सही है, उत्तर पूर्व सीमा पर फिनलैंड है, तो ये सही है। तो कौन सा कथन सही है बोला जा रहा है, तो केवल 2, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इसकी व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं 40 नंबर, ये देख सकते हैं, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, नॉर्थ स्ट्रीम, ठीक है, नॉर्थ स्ट्रीम 1 1224 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो बाल्टिक सागर से होते हुए उत्तर पश्चिमी रूस से बायबॉर्ग से उत्तर पूर्वी जर्मनी में, ठीक है, देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी जर्मनी में लुब्मिन तक पहुंचते हैं। तो जर्मनी तक पहुंचते, इसलिए कथन एक क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक है, इसके द्वारा प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस का परिवहन होता है, जिसमें से अधिकांश भाग सीधे जर्मनी को जाता है, जबकि शेष भाग तटवर्ती लिंक के माध्यम से पश्चिम और दक्षिण की ओर अन्य देशों के लिए और भंडारण क्षेत्रों में जाता है। बाल्टिक सागर उत्तरी यूरोप में स्थित है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। यहाँ पे देख सकते हैं ये फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड इसके उत्तर पूर्व में है, जबकि इसके पश्चिम में स्वीडन अवस्थित है, इसलिए कथन 2 क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर यदि आप न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देखने के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।